और उसके बाद फिर हम 15 से 20 मिनट के क्वेश्चन तक लेंगे, एंड आई गेस आई विल हैव लास्ट 30 मिनट्स, और आई एक्सपेक्ट टू हैव लास्ट 30 मिनट्स, और फिर लास्ट 30 मिनट्स के अंदर फिर हम नेक्स्ट थिंकर पे जाने की कोशिश करेंगे। वो ट्राई टू गो फॉर जेरेमी बेंथम, और अगर हमारी टाइम हुआ तो ऑब्वियसली विल गो टू दैट एज वेल। सो ये फॉर्मेट होगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रूसो, देन आई विल गिव एन कलेक्टिव एस्टिमेट ऑफ ऑल द 3 थिंकर्स, उन सब की कलेक्टिवली हम बात करेंगे, और फिर आई विल टेक क्वेश्चंस, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई विल गेट लास्ट 30 मिनट्स, उसके अंदर हम जेरेमी बेंथम की थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे सॉर्ट ऑफ। So this is the format for today, जी. I hope questions मैं अभी नहीं लूँगा. I'm sorry. I will take the questions, but let me first finish the Rousseau, and then I will give you appropriate time कि आप जो भी आपके सवाल होंगे I would answer that, जी. जिनेद मदद के साथ, but अरवा हम इसको डिस्कस करेंगे, but I will take questions afterwards. Let's start with Rousseau. Rousseau से start करते हैं. जीन जैक रूसो, और रूसो पे जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बेसिक आइडिया तो आपको मैंने शुरू में दे दिया था, दैट जस्ट लाइक जॉन लॉक एंड हॉब्स, रूसो आल्सो गेव द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसको मैं कल अगर फिनिश नहीं हुआ तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज आप आज देखेंगे कि थ्योरी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है, but the context of the theory, the discussion of the theory is very different from Hobbes and Locke. उससे काफ़ी different आपको नजर आएगी। रूसो की थ्योरी के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट एक लाइकलीहुड ये भी होती है समटाइम्स कि पेपर में जब कंपैरिजन में सवाल आता है, हॉब्स और लॉक का कंपैरिजन ज्यादा आता है। कम चांसेस होते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों का पूछ ले, या तो आएगा तीनों का कंपैरिजन या दो का, और अगर दो का कंपैरिजन आएगा तो मोस्ट लाइकली हॉब्स और लॉक का आता है। रूसो के ऊपर यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑन रूसोज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए प्लीज ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन कंपैरिजन के सेंस में भी आ सकता है। सो रूसो इज इंपॉर्टेंट एज वेल, रूसो भी इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी। नाउ if we start discussion on रूसो, तो बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे इसकी, और रूसो की प्लीज डेट्स वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ, 1712 है टू 1778 है मेरे ख्याल में, बट somebody can correct me. I guess this is the date 1712 to 1778. बट डेट्स मैंने पहले कहा हुआ, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ वेरीफाई करिएगा, ये आनी है आपको, बिकॉज एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाता है। ओके, आई एम फाइन। 1712 टू 1778 ठीक हो गया जी, डेट यही है। रूसो की बायोग्राफी, रूसो वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड, जेनेवा। जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर पैदा हुए। इन इज वेरी अर्ली लाइफ, बहुत ही अर्ली लाइफ के अंदर जो रूसो है उसकी मदर की डेथ हुई। he was, I guess he was, when he was born his mother died, and soon afterwards his father was imprisoned. उसके जो फादर थे और वो इम्प्रिजन हुए, और काइंड ऑफ he was trained, he grew as an orphan. उसके अंकल ने उसकी परवरिश की, उसकी वो फैमिली के पास रहा। सो एक खास किस्म की एजुकेशन, अ प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन वाज समथिंग दैट ही वाज अनेबल टू गेट। ही वाज एजुकेटेड बट नॉट इन अ फॉर्मल वे, फॉर्मल वे में एजुकेशन उसकी नहीं थी। सो इन द अर्ली चाइल्डहुड ही रैन अवे फ्रॉम हिज मैटरनल फादर, मैटरनल अंकल की बात कर रहा हूँ, उसके मामू कह लें, उनसे वो जेनेवा में थे और वहाँ से वो भाग गया। ही वेंट आउट and he traveled within Switzerland, nearby areas. Geneva में he traveled करते रहे, but somehow he was not satisfied with his life in Geneva, Switzerland. Therefore, he left Switzerland, and when he left Switzerland, तो he went to Paris. वो पेरिस चले गए। I guess it was around 17, less than 20 years of age थी जब he went to Paris. The most important purpose for moving to Paris in France was that he hoped to
live a better life in France. उसका ये ख्याल था that in France he is likely to get a better job, he is likely to get the fame. मैं अक्सर एक जुमला उस पर एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि he went to Paris for better living, better life and for fame. So उसको लगता था वेल्थ होगी, उसको लगता था कि वहाँ पे फेम मिलेगी. That's why he ran to Paris, moved किया पेरिस के अंदर. Anyhow, his optimism soon gave way to pragmatism because he started doing petty jobs and he was unable to get any fame or fortune. Na fame mila, na fortune mila, na daulat mili, na shuhrat mili. But he kind of hoped that it will. The life changed for him at the age of 37. When he was 37 years old, तो उसकी लाइफ में एक चेंज आया, और वो चेंज आया था बिकॉज एन एसे कंपटीशन वाज अनाउंस्ड. एक एसे कंपटीशन अनाउंस हुआ था पेरिस के अंदर, और एकेडमी ऑफ लेटर्स थी, एक वेल नोन लिटरेरी एकेडमी थी, उसने एक एसे कंपटीशन अनाउंस किया. ऐसे कंपटीशन वाज अबाउट द थीम, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, थीम था कुछ इस तरह से दैट वेदर आर नॉट डेवलपमेंट इन साइंस हैज contributed to, whether or not development in science and arts has contributed to the well-being of human beings, moral well-beings of the human beings. साइंस और आर्ट्स की डेवलपमेंट में क्या इंसानी जिंदगी की मोरालिटी में कोई बेहतरी लाई है? दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ इफेक्ट ऑन मोरालिटी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स. दैट्स ट्रू. सो ये क्वेश्चन था, बेसिकली ये प्रॉब्लम था जिसके ऊपर एस्से लिखने का कहा गया. अब फ्रांस के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड 20th सेंचुरी, ये मिड 18th सेंचुरी है जिसके अंदर ये एस्से आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है. तो इस के ऊपर मोस्टली जो, क्योंकि एनलाइटमेंट का लफ्ज मैंने यूज किया था पहले भी, रेनेसां का लफ्ज यूज किया था, सोसाइटी वाज favoring logic, society was favoring science, society was favoring rationality. So most of the people who took part in that contest wrote in favor of the science and its impacts on morality of the society. Mostly लोगों ने कहा कि जो साइंस है और आर्ट्स है, इसके अंदर जितनी डेवलपमेंट्स आई हैं, ये जो रैशनैलिटी आई है, इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर लोगों की वैल्यूज में बेहतरी आई है. दे हैव इंप्रूव्ड द वैल्यूज, क्योंकि एवरीबॉडी वाज वेलकमिंग साइंस एंड रैशनैलिटी एंड ऑल दैट. लेकिन रूसो के चूंकि हालात जिंदगी ऐसे खराब गुजरे, ही वाज अ पेसिमिस्ट दैट वे, उसने कहा कि नहीं, ही रोट एन एसे कंट्राडिक्टिंग द कन्वेंशनल विजडम ऑफ द टाइम. उस वक्त की जो एक कन्वेंशनल विजडम थी, एक जनरल एग्रीमेंट था जो सोसाइटी के अंदर, उसको चैलेंज किया. उसने कहा कि नहीं, डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स हैज नॉट लेड टू द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, इट हैज इनफैक्ट करप्टेड देम. इसने करप्शन लाई है, इसने मॉरल वैल्यूज को करप्ट किया. जब आप अनकन्वेंशनल होते हैं तो आप नोटिस में आ जाते हैं, यू गेट नोटिस्ड, एंड दैट इज व्हाई Rousseau became prominent because he won that essay competition. Essay competition की वजह से he won it, and therefore he became prominent, well known in Paris. लेकिन मसला ये बना that mostly he became subject of criticism. जब आप कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट जाते हैं, आप फेम तो लेते हैं, बट वो नोटोरिटी ज्यादा होती है, यू गेट इनफेमस रादर देन फेमस. बट एटलीस्ट क्या कहते हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. सो ही गॉट अ फेम इन दैट. एवरीबॉडी स्टार्टेड टारगेटिंग हिम, एंड रूसो वाज रेड देन, रूसो वाज लिसन्ड टू, even from the sense of criticism. Rousseau then, in later part of his life, spent in defending his ideas and defending the philosophy that he promoted in that essay.
So throughout his life, he went on to defend and expand his ideas on the basis of that essay that he wrote, believing that development in science and arts has adversely affected the morality of the society. ये बेसिकली उनकी लाइफ थी जी. ही स्पेंट द एंटायर लाइफ रीडिंग एंड राइटिंग. उसको एक लैंड लेडी मिल गई थी और वो उसको फाइनेंस करती थी, और ये ही डिडंट डू एनी प्रैक्टिकल जॉब एट ऑल. उसके बाद ऐसे के बाद पहले करता रहा छोटी मोटी जॉब्स, बट सिंस ही बिकेम फेमस ही वाज पैट्रनाइज्ड बाय द लैंड लेडी, और डिफरेंट लोग थे जिसको करते रहे, पैट्रनाइज करते रहे. सो ही दूसरों के टुकड़ों में पलने वाला बंदा कह लें आप आसान लफ्ज़ों में. बट दिस इज हाउ इट वेंट आउट. नाउ ऊपर लिखा हुआ है वैसे आप पढ़ सकते हैं. अच्छा, नाउ पॉइंट इज कि ये जो रूसो है इसकी डिफरेंट किताबें हैं, डिफरेंट वर्क्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज द बुक्स नेम इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उसकी डिस्कोर्स भी है, बट हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ज़रा फोकस करेंगे. द नेम ऑफ द बुक इज social contract. Now, this is Rousseau's biography. This is the name of the book. Now, let us go to his theory. उस theory की बात करते हैं, और theory का नाम भी social contract है, यही theory भी है. Now, social contract की जो theory है, इसको ऑब्वियसली थ्योरी किस बारे में है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि दिस थ्योरी इज, अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप मुझे लिखकर बताएं व्हाट दिस थ्योरी इज अबाउट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज अबाउट व्हाट? यस, फर्स्ट आई विल स्टेट हाउ द स्टेट केम इनटू बीइंग. पहली स्टेट कैसे बनी थी, उसके बारे में है. दिस इज अबाउट हाउ स्टेट केम इनटू बीइंग. और ये थ्योरी ये कहती है दैट स्टेट केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल. लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट बनी है. ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है. नाउ लेट अस सी कि ये जो थ्योरी है रूसो की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ऑब्वियसली इस थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाई ही रोट व्हाट ही रोट. आप लोग बेसब्री हो जाते हैं, थोड़ा सब्र किया करें, मैं एक्सप्लेन करूंगा. आई नो दैट वेरी वेल. लेकिन मुझे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, आज हमें थोड़ा सा मुझे रिपीट करना था आइडिया, ताकि आपको दिमाग में आ जाए वापस कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और हमने कॉन्ट्रैक्ट देखना है व्हाई रूसो गेव दिस आइडिया दैट व्हाई स्टेट केम इनटू बीइंग. स्टेट क्यों बनी थी, रूसो का कॉन्टेक्स्ट क्या है. लेट्स सी and let's discuss that thing. That's context. Rousseau's social contract theory was actually influenced by, हमने exactly जो आपने लिखा बिल्कुल ठीक लिखा, influenced by the conditions of France during the 18th century. In the middle of the 18th century, the conditions of France influenced him. Now let us explain what was happening in France at that time. उस वक्त हो क्या रहा था. Let me explain that. जो लोग यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वो ज़्यादा डीप पढ़ेंगे, मैंने डीप तो नहीं पढ़ा, मैं एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर बताऊंगा. जो बुक्स मैंने आपको दी हुई उसमें लिखा हुआ है उनकी लाइफ के टाइम. क्योंकि ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन फ्रांस, तो इसलिए हम फ्रांस की बात ज़्यादा करते हैं, जेनेवा की बात नहीं करते. रूसो व्हेन ही मूव्ड to France, मैंने कहा टीन एजेस में चले गए थे वहाँ पे, and he spent entire life in France hoping for better fortune. लेकिन मैंने आपको कहा कि उसको मिली नहीं, ना शोहरत मिली, ना कोई जॉब वगैरह मिली. इनिशियली मेजर जॉब नहीं थी, पेटी जॉब्स करता रहा वो. Now when he was living in France, Rousseau made certain observations, and those observations became the main motivating factor behind his theory. फ्रांस के अंदर उस वक्त एक मोनार्की थी, और जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस डायनेस्टी को हम कहते हैं लुई डायनेस्टी थी. उसके लिए एक और लफ्ज़ होता है बोर्बन्स के, कुछ ऐसा गलत यूज करते हैं, बोर्बन मोनार्की कहते हैं, बट डायनेस्टी जो थी दैट वाज द लुई डायनेस्टी एंड बोर्बन्स. यस, सो जी लुई 14
was the monarch of France at the time of Rousseau? आप नंबर ना भी याद रखें, आप सिर्फ कहेंगे there was monarchy in France. Simply Louis dynasty, Louis, और साथ में that was monarchy. That monarchy in France was a cruel monarchy, a selfish monarch. अच्छा, अब यहाँ पे हमने अरिस्टोटल की दफ़ा मोनार्क लफ्ज़ देखा था और हमने अब मोनार्क का वर्ड यूज़ किया, तो मोनार्क किसे कहते हैं ज़रा प्लीज़ सुन लीजिएगा। जो अरिस्टोटल ने कहा उसका मैंने उस वक्त भी आपको कहा था वो मीनिंग डिफरेंट है मॉडर्न दौर में। मॉडर्न दौर में मोनार्क मीन्स द किंग, द किंगशिप, जहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग पावर वॉज हेरिडिटरी। आप विरासत में इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे, इस सिस्टम को हम कहते हैं मोनार्की। When there is king and his son becomes the king and then his son becomes the king and then his son becomes the king, ये जो विरासत में इक़्तिदार मुंतकिल होता है, पावर ट्रांसफर होती है, बादशाह के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा या बेटी जो भी है वो बेसिकली डिबेट कहलाती है मोनार्की। So principle of rulership is yes hereditary, that's the point. Now जब मोनार्की थी फ्रांस के अंदर तो उस मोनार्की में दैट मोनार्की वाज क्रूअल मोनार्की, और वो मोनार्क जो था फ्रांस का क्रूअल इन द सेंस दैट द मोनार्की मेड अ काइंड ऑफ पैक्ट एंड अ काइंड ऑफ अलायंस विद द फ्यूडल लॉर्ड्स, जिसको फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जो जागीरदार होते थे, क्योंकि फ्रांस उस वक्त एग्रीकल्चर सोसाइटी था प्राइमरली, जो जागीरदार थे, जो फाइनेंशियली पावरफुल लोग थे, उनके साथ किंग हैड मेड सर्टेन अलायंसेस। उनके साथ एक अलायंस था उनका, जिसको आप शायद रीडिंग में पढ़ेंगे तो आपको लफ्ज़ नजर आएगा नोबिलिटी। नोबल्स कहा जाता था, और नोबल्स या नोबिलिटी मीन्स जो जागीरदार थे उस जमाने में। नाउ द नोबिलिटी एंड द मोनार्क मेड एन अलायंस। हाउ? द मोनार्क वुड गेट द बैकिंग ऑफ द नोबिलिटी, and though that nobility, जो landlords थे, जो landowners थे, that nobility used to get favors from the king, and king used to get their help in cases of crisis, in cases of issues, जिसको हम एक लफ्ज़ शुरू में यूज करते हैं, we call it the marriage of convenience। जागीरदार लोग जो थे उनकी और बादशाह की आपस में एक अलायंस बना हुआ था। बादशाह उनको सपोर्ट करता था, नोबल्स को, नोबल्स बादशाह को सपोर्ट करते थे। सो दे इंटरेस्टिंगली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हु वर मोस्टली फार्मर्स, दे वर नॉट कंसिडर्ड अ प्रायोरिटी बाय स्टेट। स्टेट एक्सप्लॉयटेड द कॉमन पीपल, द फार्मर्स, एंड the state exploited the farmers, the common people, and favored the nobility, landlords। nobility में लफ्ज़ यूज कर रहा हूं क्योंकि किताबों में लिखा है, आप landlords भी कह सकते हैं। कैसे exploit करते थे? So for example, taxes were not levied on nobility। nobles के ऊपर, जागीरदारों पे टैक्स नहीं होता था, while the general people had to pay taxes, and the taxes were enjoyed by the nobility as well as by the royalty। बादशाह, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके जागीरदार, they used to enjoy the money that would come from the poor farmers and all that। तो obvious सी बात है, the poor were to pay taxes and rich were not to pay taxes। So the gap between the rich and the poor increased। The poor suffered, the ordinary people suffered, and the rich enjoyed, king enjoyed। अब उन पुअर लोगों में, सफर करने वालों में, जो रूसो है वो खुद भी शामिल था। वैसे ही बेचारा जिनेवा से ही ऐसे भूखा नंगा आया था, और इन फ्रांस टू इनिशियली ही लेड अ वेरी पैथेटिक लाइफ। ही, जैसा मैंने कहा, ही वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड उस एक लैंडलॉर्ड खातून थी, वो पैट्रोनाइज करी थी इसको, अदरवाइज ही हैड नो फॉर्चून एट ऑल। In simple words, Rousseau was so moved by the poor conditions of ordinary people in France that
he wanted to free them from the clutches of the state. He believed that this nobility, landlords, and the monarch, they have created chains on the farmers. They have taken away the liberties of the common man. The nobility and the monarch, they have imprisoned the farmers, not physical imprisonment, but imprisonment to their dependency bana di. State used to dictate them. If anybody would refuse to pay taxes, state would punish them. Monarch unhe punish karega. And landlords who were powerful enough, they would help the kings, and they would not join with the farmers. So आसान तरीन लफ्ज़ों में अगर मैं सारी बात को सम करूं तो रूसो ने what he observed was that the people are economic slaves exactly as they were considered to be economic slaves. They became the slaves of, not economic, just social slaves, economic slaves and political slaves of the monarch. जब जंग लड़नी होती थी, ordinary people were forcibly taken to that war. Tax उन्होंने देना है, मरना उन्होंने है जंग में. And who would enjoy the riches? The landlords and the royalty. रूसो, ये जुमला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा. रूसो gave his social contract theory. Rousseau gave his social contract theory to liberate people from the chains of the state and monarchy. For him, state is an institution. For him, the state is an institution which is used by some to exploit the many. उसका ख्याल था कि स्टेट क्या करती है? स्टेट एक्सप्लॉइट करती है. स्टेट वो टूल है जिसमें कुछ लोग इस टूल को इस्तेमाल करके, स्टेट की अथॉरिटी को इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट करते हैं आम लोगों को. इट्स दैट काइंड ऑफ टूल. और उसकी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट was meant to liberate people from the clutches of the state. This is what is the context of the theory जी. आसान लफ्ज़ों में उसका एक ही मकसद था. अब अल्फाज आप जो मर्जी लिख लीजिएगा. It was simply the idea to liberate people from the clutches of the state. और इसी बुनियाद पे उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ली. अब देखिए, इसलिए मैंने कहा था अब हाब्स लॉ का कॉन्टेक्स्ट एंटायरली डिफरेंट है और रूसो का कॉन्टेक्स्ट एंटायरली डिफरेंट है. इनकी थ्योरीज जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट टाइम में लिखेंगी, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. हाब्स और लॉक ने इंग्लैंड की कंडीशन के हवाले से लिखा, रूसो ने लिखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस. इसीलिए आपने एक नावल शायद पढ़ा हो चार्ल्स डिकन्स का, अ टेल ऑफ टू सिटीज. अ टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा है किसने? चार्ल्स डिकन्स का. टीन एजेस में हम लोग पढ़ते हैं उसको. और दैट टू सिटीज कौन से हैं? पेरिस एंड लंदन. उन्हीं के हवाले से. तो बेसिकली देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन पेरिस एंड लंदन एट दैट टाइम. दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट इन विच ही gave that theory. Let me go to the theory जी. Let me talk about the theory. और फिर हम theory आसान है, उस theory पे जाते हैं. Let me start with the theory. Rousseau would begin his theory by explaining, by starting with human nature. Human nature. According to Rousseau, man by nature is neither good nor bad. In fact, man is by nature naive. And what does it mean by naive? He is innocent. He is naive. नाइव वो होता है जिसको मासूम कहते हैं, और वो होता है जिसको अच्छे और बुरे का सेंस ही ना हो. मैन बाय नेचर इज नीदर गुड नॉर बैड. ही इज प्योर,
प्योर, इनोसेंट। ये नहीं कि उसे अच्छे का भी पता है और बुरे का भी पता है और वो अच्छा करता है, ये वो नहीं कह रहा। मैन बाय नेचर इज सिंपल, मैन बाय नेचर इज इनोसेंट एंड नाइव। ये लफ्ज उसके नहीं है, ये लफ्ज हम यूज कर रहे हैं, बट वी इंटरप्रेट हिज आइडियाज। सो नाइव और इनोसेंट कंसिडर करता है ह्यूमन बींग्स को, and they don't know what is good and what is bad. That's the natural instinct of the people. That's natural to the people, that they are neither good nor bad. Is it the same that Locke and Hobbes said? Hobbes का क्या ख्याल था? What was Hobbes' view? He was a pessimist view. Man was bad, selfish, बुरा है। और Locke फरिश्ता है इंसान। लॉक के नजदीक लॉक तो कहता है इंसान फरिश्ता है, इज ऑल गुड, इज ऑल गुड, इज ऑल पॉजिटिव, केयरिंग एटसेट्रा, सारा कुछ। लेकिन इसने कहा ना अच्छा ना बुरा, ही इज लाइक अ प्लेन स्लेट, ही इज लाइक नीदर बैड नॉर गुड, ही इज लाइक न्यूट्रल। अच्छा, इफ मैन इज नीदर गुड नॉर बैड, मैंने ये नहीं कहा कि मिक्सचर, मैंने कहा ना अच्छा है ना बुरा, इसको मिक्स थोड़ी कहते हैं। उसे अच्छे और बुरे की सेंस ही नहीं है, ही हैज नो सेंस ऑफ इट। अच्छा, उसके लफ्ज में मैं यूज करूं, इफ आई कोट हिज वर्ड्स, रूसो के लफ्जों में, मैन इज नोबल सैवेज। नोबल सैवेज, सैवेज क्या होता है? वैशी, एग्जैक्टली, बारबैरिक। अच्छा, मैन इज नोबल सैवेज, तो काइंड ऑफ ही फॉलोज हिज इंस्टिंक्ट। अच्छा, जरा नोबल सैवेज कैसे होता है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ जब मैं ये कहता हूं कि नोबल सैवेज, तो आप बताइएगा, एक शेर होता है, इट इज अ सैवेज। एक लाइन को ले लें, किसी सैवेज को ले लें, वो खाता है दूसरे जानवरों को, वो हिरन को खाता है, वो छोटे जानवरों को खा लेता है। वो इसलिए खाता है बिकॉज उसे उनको मारने में मजा आता है, और ही डज इट टू सेटिस्फाई हिज इंस्टिंक्ट्स। हंगर है ना, ही नीड्स फूड, इट्स नॉट एम्ड एट हार्मिंग समबडी, एंड डज ही केयर फॉर समबडी? तरस खाता है वो? नहीं खाता। So he is neither good nor bad. He only follows instinct. Man is like that. Man by nature is neither good nor bad. ना वो noble है, कभी वो noble हो जाता है, कभी savage हो जाता है, but noble और savage नहीं होता, in the sense he actually follows what his instincts tell him to be. He is instinctive in nature. वो अपनी नेचर को फॉलो करता है, और उसकी नेचर में, उसकी जब एक्ट करता है बाय नेचर, तो उसे अच्छे और बुरे का सेंस नहीं होता। He just follows the instinct. If he is saying that man is neither good nor bad, ना अच्छा है ना बुरा है, नाइव और इनोसेंट है, so my question is, what would be the conditions in state of nature? State of nature में what will be the conditions of the people who first came on this planet? तो अब यहां पे रूसो कहता है, रूसो के वर्ड्स हैं, that man lived an isolatory, independent life. Man lived an isolatory, independent, individualistic life. As per human nature, जो उसने बताई जरूरत ह्यूमन नेचर की, उसके हिसाब से will people be caring about others? No. Will they be meant to harm others intentionally? No. ना अच्छाई करनी ना बुराई, दे ओनली हैड अ लिमिटेड इंटरेक्शन। और वो लिमिटेड इंटरेक्शन किस पर्पज के लिए था? फॉर व्हाट पर्पज? टू सर्वाइव, नीड, इंस्टिंक्ट बेस्ड।
instinct based है, need based है, survival based है. That is the only relationship that they have. They did not intentionally do good, they did not intentionally do bad to each other. Everybody mind their own business. अपने अपने काम में थे. They didn't care about others, they didn't do bad with others. अच्छा, इस सारे सिनारियो में इस कलेक्टिवली ह्यूमन नेचर को अगर आपको जज करना पड़े, यू विल इन जनरल call it a good nature or it's a bad nature. If you have to qualitatively judge it, it's a good thing or a bad thing. People not knowing anything. Again, यही आइडिया है. आप जब रीडिंग पढ़ोगे जी, आपको नजर आएगा कुछ राइटर्स कहेंगे दैट रूसो के नजदीक मैन की नेचर अच्छी थी, कुछ राइटर कहेंगे इंसान मैन की नेचर बुरी थी, बिकॉज वो राइटर्स की अपनी इंटरप्रिटेशन है. दे क्वालिटेटिवली जज इट. लेकिन गुड और बैड का जो एडजेक्टिव है, इट वाज नॉट गिवन बाय रूसो, उसकी इंटरप्रिटेशन है. तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपने कल किसी जगह किताब में पढ़ना है और वहां पे लिखा होगा मैन नेचर इज गुड, और आप मुझे कहेंगे सर ने कहा था कि नहीं गुड और बैड नहीं है, तो प्लीज ये मैं अपनी जगह पे कायम हूं, वो भी ठीक कह रहा है, मैं भी ठीक कह रहा हूं. बिकॉज रूसो नेवर यूज द वर्ड गुड एंड बैड. उसने सिर्फ कहा मैन नीदर नोज, द मैन लिव्ड एन आइसोलेटेड लाइफ, ही वाज नाइव, ही वाज इनोसेंट. तो उसको इंटरप्रेट ये करते हैं, जो बंदा नाइव हो, सेल्फ सेंट्रिक हो, उसको आप कह सकते हैं कि जी वो अच्छा इंसान है. तो आपकी मर्जी है, आप उसको बुराई कहें, आप उसको अच्छाई कहें, इट्स अप टू यू टू कॉल इट. विल मैन बी कॉल्ड अ सोशल बीइंग? Will man be called social being? No, because man was not interacting with others, he was not interacting with anybody. Therefore, हम ये कहते हैं that Rousseau's state of nature was a state of nature which is pre-social. That was pre-social. Was it pre-political or not? Yes, it was. Political organization में थी, nobody interfered in nobody's affairs. Pre-political. आखिरी सवाल, were people according to this explanation, were they free or they were chained by others? They were free, absolute free. Nobody bothered in nobody's affairs. Nobody could chain nobody. कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. Everybody lived individualistic life. This was what was happening in the state of nature. State of nature में इस तरह की free independent life गुजार रहे थे लोग. फिर क्या हुआ? What happened? अब क्या स्टोरी सुनाई उसने? हाब्स की स्टोरी हमने देखा, कुछ समझदार लोग आए. रूसो की लॉ की दफा भी कुछ समझदार लोग आए. रूसो की दफा क्या हुआ? वाई देन पीपल, अगर उनको पता ही कोई नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? रूसो कहता है देन सम टर्माइल केम इन द स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर में एक टर्माइल हुआ. वो लफ्ज उसने नहीं किया, ये मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, बट उसने कहा, उसके वर्ड्स अगर मैं कोट करूं, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ रूसो, एंड आई कोट हिज वर्ड्स. ही सेज अ सरपेंट, उसने ये वर्ड्स हैं, अ सरपेंट, ये वर्ड है उसका, सरपेंट एंटर्ड द स्टेट ऑफ नेचर. सरपेंट किसे कहते हैं? स्नेक. एक स्नेक आया लोगों की लाइफ में, उस वक्त लोगों की लाइफ में, स्टेट ऑफ नेचर में. आप काइंड ऑफ बड़ा स्नेक जो होता है, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, बट हाँ अजदा कह लें सॉर्ट ऑफ. एक स्नेक आया, एक मॉन्स्टर आया लाइफ में. इट्स अ मेटाफर जी. उसने पाइथन कह लिया, किंग कोबरा कह लें, बट एक स्नेक आया, एंड दिस स्नेक वाज नॉट अ लिटरल स्नेक ऑब्वियसली, इट वाज एक्चुअली अ मेटाफर. ये एक मुहावरतन उसने लफ्ज इस्तेमाल किया. तो व्हाट वाज दैट सरपेंट? तो उसने कहा उसके वर्ड्स एग्जैक्ट में कोट नहीं कर रहा, बट कुछ इस तरह के आइडियाज हैं जो डार्विन की किताब में और डिफरेंट किताबों में एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए हुए हैं. उसने कहा था when the very first man pointed towards a piece of land, पहले इंसान ने
जब एक जमीन की तरफ इशारा किया, द वेरी फर्स्ट मैन पॉइंटेड टुवर्ड्स द पीस ऑफ लैंड एंड सेड दिस इज माइन एंड दैट इज दाइन, ये मेरा है और वो तुम्हारा है. दैट वाज द मैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन. ये लफ्ज नहीं है उसके, मैं आइडिया बता रहा हूं. उसने कहा व्हेन द वेरी फर्स्ट मैन पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पीस ऑफ लैंड एंड सेड दिस इज माइन एंड दैट लैंड इज दाइन, वो तुम्हारी है, वाज द फर्स्ट मैन हु क्रिएटेड सोसाइटी, हु क्रिएटेड सिविलाइजेशन. आसान वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, इन हिज ओपिनियन, द introduction of the concept of property created society, created civilization. Pehla, that land, this land is mine and that is thine, THINE, wo tumhari hai, yours. Now when the very first man started claiming a land, a property, that was the establishment of civilization and that was the establishment of society. शाफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आऊंगा इसके ऊपर. अच्छा, कैसे जी सिविलाइजेशन कैसे बनी, अब इसका लिंक कैसे है? रूसो कहता है कि जब प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों में डिस्प्यूट बनना शुरू हुए, कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए. लोगों ने अपनी इनोसेंस खो दी. दे लॉस्ट द इनोसेंस. वाई नॉट इनोसेंस? हाउ दे लॉस्ट इट? इसलिए बिकॉज जब आप कहें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये आपकी प्रॉपर्टी है, और उसने प्रॉपर्टी को स्नेक कहा था, ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो पीपल लॉस्ट द इनोसेंस एंड गॉट द सेंस ऑफ गुड एंड बैड. लोगों, मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरी जमीन है, तो मैं चाहूंगा कि उससे मुझे कोई और कब्जा ना करे, ये मेरी है, दैट्स माइन, पोजेशन आ गई. और वो तुम्हारी है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे जाके कब्जा करूंगा, कुछ काम करूंगा, इट विल बी अ बैड थिंग. और अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी में मेरी हेल्प करोगे, दैट्स अ गुड थिंग. सो पीपल गॉट द सेंस ऑफ गुड एंड बैड. दे बिकेम सेल्फिश एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. तो लोगों ने रूल्स बना दिए, ये अच्छाई है, ये बुराई है, और इसी को हम कहते हैं नॉर्म्स, और बना दी वैल्यूज, बना दी सोसाइटी, बना दी. बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन, जब लोगों ने कहा ये अच्छाई है, ये करनी है, ये बुराई है, ये नहीं करनी, दैट सेंस गॉट डेवलप्ड. इनोसेंस चली गई. दे लॉस्ट द इनोसेंस. Now they got the idea, वो rational बन गए, वो they got that idea that now they became wise and they started protecting their own property and not harming others' property. तो जो प्री सोशल थी, उस सरपेंट के आने के बाद did it remain प्री सोशल? No, they established a society. सोसाइटी बन गई, नॉर्म्स डेवलप हो गई, वैल्यूज. तो सारा बेड़ा गर्क किसने किया उनकी लाइफ में आके? स्नेक ने किया. और ऑब्वियसली मींस प्रॉपर्टी, स्टेट, उसने आगे किया. अब यहां भी शाफी आपका कमेंट था, वहां पे भी हमारा नेक्स्ट क्लास मोस्ट लाइकली हम जाके जब बात करेंगे तो हम मार्क्स पे बात करेंगे. तो मार्क्स की थ्योरी भी हम बाद में देखेंगे. मार्क्स थ्योरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज थ्योरी. नाउ लेट मी मूव जी. मार्क्स पे यहां बात नहीं करूंगा. सो जब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए तो लोगों की फ्रीडम खत्म होगी. बिकॉज जब आपके मामलात में कोई इंटरफेयर करेगा, दिस इज गुड, आप कर सकते हो, दिस इज बैड, तो आपकी फ्रीडम तो गई. यू लॉस्ट योर फ्रीडम. And when you lost the freedom, people start dictating you. People start using power against you. लोग आपको आपके ऊपर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना शुरू हुए, लोग आपको डिक्टेट करना शुरू हुए, लोग आपके साथ बुराई करना शुरू हुए. एंड दिस बिकेम प्रॉब्लम. कॉन्फ्लिक्ट बने, डिस्प्यूट बने, पीपल लॉस्ट देयर फ्रीडम. अब पीस वाज गॉन.
फ्रीडम वॉज गॉन। रूसो ने कहा लोग पछताने लगे। People started repenting and they wanted to go back to the times, when there was freedom and there was peace. लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वही वक्त वापस आ जाए जब पीस था, जब सुख और चैन था, nobody poked in nobody's affairs, हम इनोसेंट थे, दो अपनी इनोसेंस वापस चाह रहे थे, फ्रीडम वापस चाह रहे थे, पीस वापस चाह रहे थे। लेकिन रूसो ने कहा अब ये पॉसिबल नहीं था। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम। अब अगर ये मुमकिन नहीं था तो क्या करें? अब वापस इनोसेंट बन नहीं सकते, वी लॉस्ट इट। अब क्या करें? तो लोगों उनमें से रूसो कहता है कुछ समझदार लोग थे, सम सेन पीपल केम एंड दे एडवाइज देम, दे कन्विंस देम, लेट्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपस में मिल बैठते हैं, कुछ हल निकालते हैं, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स बी टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट, लेट्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर लोग एक मैदान में इकट्ठे हुए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वर्ड्स तो अगेन वो नहीं होंगे, आप वर्ड्स पढ़ लीजिएगा, बट वर्ड्स कुछ इस तरह से थे दैट पीपल सैट टुगेदर एंड सेड वी सरेंडर। वर्बल है, ऑब्वियसली वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, थैंक यू। हमने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है। दे सेड वी सरेंडर ऑल राइट्स नॉट टू अ मैन और असेंबली ऑफ मैन। हम ना किसी इंसान को सरेंडर कर रहे हैं, ना असेंबली ऑफ मैन को कर रहे हैं, ना कम्युनिटी को सरेंडर कर रहे हैं। हम किसी इंसान को अपने राइट्स, लेकिन किसी इंसान को सरेंडर करेंगे, व्हाट विल हैपन टू योर लिबर्टी? मकसद तो ये था ना कि हम लिबर्टी वापस लेना चाह रहे हैं। अगर आप लिबर्टी लेना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, यू विल नॉट अलाउ समबडी, सम पर्सन टू विच यू विल सरेंडर। तो यहां पे रूसो ने कहा, रूसो के वर्ड्स हैं, रूसो ने कहा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कहा वी डू नॉट सरेंडर, वी सरेंडर ऑल राइट्स नॉट टू अ मैन, नॉट टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस, नॉट टू द कम्युनिटी, बट टू द जनरल विल ऑफ द कम्युनिटी। हम राइट सरेंडर कर रहे हैं, और हम राइट्स किसको सरेंडर कर रहे हैं? We are surrendering it to the general will of the community. हम इसको सरेंडर कर रहे हैं, कम्युनिटी को नहीं कर रहे, पर्संस को नहीं कर रहे, पर्संस की जनरल विल को कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही डिफरेंस है मेनली हाब्स लॉक और रूसो के अंदर। उन दोनों में हाब्स में सरेंडर किया था एक बादशाह को, रूसो में सरेंडर किया, लॉक में सरेंडर किया था कम्युनिटी को। कम्युनिटी में बंदे ही होते हैं। यहां पे प्लीज आप लिखने से पहले सुन ले, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अच्छा चलें, आपसे पूछता हूं, आपको पता है ना हाब्स में सरेंडर किसको किया था? वे कम्युनिटी ने, लोगों ने किसको सरेंडर किया था? किंग को सरेंडर किया था ऑब्वियसली। और लॉक में किसको सरेंडर किया था? कम्युनिटी को। कम्युनिटी में कौन है? बंदे ही है ना, बंदों को सरेंडर किया, कलेक्टिवली कर दिया। यहां पे कहा ना एक बंदे को करना है, ना ग्रुप को करना है, ना कम्युनिटी, किसी बंदे को नहीं करना। नो सरेंडर एट ऑल। वी सरेंडर ऑल आवर राइट्स, वी सरेंडर ऑल आवर राइट्स नॉट टू द पर्सन, नॉट टू द ग्रुप ऑफ पर्सन और द कम्युनिटी, बट टू द जनरल विल ऑफ द कम्युनिटी। हम कम्युनिटी की, यानी लोगों की जनरल विल को सरेंडर करते हैं। अब जनरल विल क्या है? इज इट, चले जो भी है जनरल विल, वैसे आपसे पूछा हूं, इज इट अ पर्सन? कैन वी कॉल जनरल विल अ पर्सन? इट इज नॉट। पर्सन को सरेंडर नहीं किया, जनरल विल को किया। अब आप है क्या? इट्स एब्स्ट्रैक्ट नोशन, यस। व्हाट इज दैट देन? ये है क्या जनरल विल? लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन। मैं एक जुमला बोलता हूं, आपने तर्जुमा करके मुझे बताना है व्हाट डज इट मीन। जनरल विल लिखें अपने पास, जनरल विल, थैंक यू रमना, एग्जैक्टली। आप लिखें जी अपने पास जुमला, मैं बोल रहा हूं। जनरल विल इज द विल
which general will is the will which wills the will of people. General will is the will which wills the will of people. इस जुमले पे आपने मुहर्रम की 2 छुट्टियों में सोचना है और मुझे बताना है कि व्हाट डज इट मीन. ठीक है. अच्छा, वेरी ब्रीफली एंड शॉर्टली मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इस्तेमाल करूँ रूसो जनरल विल को समझने के लिए. शॉर्ट सा एक जुमला समझा रहा हूँ. आप लोगों ने जो मीनिंग बताया मैं अपना मीनिंग बताता हूँ. जनरल विल जो है वो बेसिकली कहते हैं, रूसो ने कहा जनरल विल कंसिस्ट ऑफ, इट इज द सिंथेसिस ऑफ 2 wills. जुमला गौर सुनिएगा प्लीज. जनरल विल consists of it is a synthesis of 2 wills: actual will real will. और सुनिएगा, actual will and real will. जनरल विल एक सिंथेसिस है. सिंथेसिस का मतलब समझ में आता है ना? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरैक्शन. सिंथेसिस मतलब होता है 2 चीजों के मिलने से जब कुछ चीज बनती है उसको हम सिंथेसिस कहते हैं. सो जनरल विल इज क्रिएटेड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन रियल एंड एक्चुअल विल्स. व्हाट इज एक्चुअल विल, व्हाट इज रियल विल? सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं जाके डिटेल से. एक्चुअल विल is the desire of an individual to act selfishly. It is the will that pushes a person to promote selfish interest. In other words, impulsive होती है. Impulsive. आपको अचानक से कहता है यार इसमें मेरा फायदा है, मैं अपने फायदा पूरा कर लूं इसके अंदर. It becomes selfish. So actual will actually pushes you, वो आपको एक प्रमोट करती है that you need to be selfish in nature. सिंपल. impulsive है, टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है, अनसर्टन है. मतलब अचानक से आपको ख्याल आता है कि मैं सेल्फिशली एक्ट करूं. सवाल यह है कि रियल विल क्या है? रियल will is the will which is permanent, which is long lasting, and it actually balances the selfish and general interest of the people. साइमन इसको आखिर में देखेंगे एक पॉइंट को. ये क्या करती है? Real will actually balances your impulsive wills, यानी real will को actual will को जो selfish है उसको, और साथ general interest को. आप selfish हैं लेकिन साथ community के interest को भी देखें. It has to balance both of them. So in simple words, it promotes you to be selfish, it promotes you to be considering other factors as well. दूसरों का interest का ख्याल रखो. और इन दोनों के दरमियान में अकॉर्डिंग टू रूसो इंटरैक्शन होता है, एक सिंथेसिस डेवलप होता है, और अल्टीमेटली दिस सिंथेसिस रिजल्ट्स इन व्हाट ही कॉल्स द जनरल विल. इन वन सेंटेंस, जनरल विल इज द सिंथेसिस ऑफ द एक्चुअल एंड द रियल विल्स. द एक्चुअल विल प्रमोट्स सेल्फिश इंटरेस्ट, the real will promotes the interest of the individual as well as to the community. ये जनरल इंटरेस्ट को भी प्रमोट करती है और सेल्फिश का भी ख्याल रखती है. It tries to balance both. सिंपल. अब दोनों का सिंथेसिस होता है तो जनरल विल बनती है. So general will in simplest of the words is the will which desires the good of everybody. General will is the will which desires the good of everybody.
ये सर्वा, मैं इस पे मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, अगर आप पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं इसको। आप ठीक कह रही हैं, एक इंसान में हर वक्त दोनों होती हैं, बट दोनों का वो कहता है हर वक्त क्लैश होता रहता है, क्लैश कंटिन्यूज, बट अल्टीमेटली उसने कहा कि जो अल्टीमेट क्लैश है, जो अल्टीमेट इंडिविजुअल के दरमियान में जब क्लैश होता है तो रियल विल्स बिकम डोमिनेंट, और फिर सोसाइटी के अंदर रियल विल्स का क्लैश होता है और उसके अंदर में जनरल विल बनती है। वो पूरी एक एलेबोरेशन करता है, मैं उस पूरी एलेबोरेशन में जा नहीं रहा, जनरल विल पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा हूँ। सो इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन होता है, सिंथेसिस होता है और जनरल विल बनती है। और जनरल विल क्या करती है? जनरल विल ऑफ द कम्युनिटी इज द विल व्हिच डिजायर्स द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। इट इज द आइडिया टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। सबके मफादात का, सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखने वाली विल को जनरल विल कहते हैं। आई गेस मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, बट इतनी सिंपल है नहीं, आप इसको पढ़िएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो लोगों ने सरेंडर किसको किया? जनरल विल को। अब यहां पे थोड़ी मजीद आपको कंफ्यूज करता हूं, लेट मी कंफ्यूज यू अ बिट मोर, क्योंकि रूसो खुद कंफ्यूज था। क्लैरिटी अभी खत्म करता हूं लोगों की सारी, अभी देखिएगा। रूसो कहता है, ही सेज दैट जो जनरल विल है वो सबके इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, कि सब कम्युनिटी का इंटरेस्ट था क्या उस वक्त जब स्टेट ऑफ नेचर में लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे? व्हाट वाज देयर प्राइम मोटिव फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट? दे वांटेड पीस, एंड मोर देन पीस दे वांटेड फ्रीडम। दे वांटेड टू बी फ्री because they became chained to values and norms and everybody. तो फिर मेरा सवाल ये है, अगर लोगों का मसला था फ्रीडम गेन करना ताकि फ्रीडम के थ्रू पीस अचीव कर सकें, तो मेरा सवाल ये है आपसे, तो जनरल विल किसके लिए काम करेगी? व्हाट इट विल डू? जनरल विल प्रमोट द फ्रीडम, नो नॉट द मेजॉरिटी, नॉट मेजॉरिटी, अभी मेजॉरिटी पे नहीं आ रहा। इट विल प्रमोट फ्रीडम। इसका पर्पस क्या है? फ्रीडम ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों का मसला था फ्रीडम का, फ्रीडम वाज कर्व्ड, सो जनरल विल एक्ट्स टू प्रमोट फ्रीडम्स ऑफ द पीपल, लिबर्टी ऑफ द पीपल। अच्छा, अगला सवाल आपसे, लिबर्टी ऑफ द ग्रुप और लिबर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल? आपसे पूछूं, ईच इंडिविजुअल। देखिए, स्टेट ऑफ नेचर के शुरू में इंडिविजुअल फ्री थे ना, एवरी इंडिविजुअल वाज फ्री। तो अब भी जनरल विल प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम्स, नॉट द ग्रुप फ्रीडम्स। इट्स सिंपल है। यस, ऐसी फ्रीडम जिसमें आप फ्री हो, लेकिन साथ ही, शाफी प्लीज को पब्लिक करते, बड़ा अच्छे वर्ड्स हैं आपके, ऐसी फ्रीडम जिससे आप भी फ्री हो और आप कम्युनिटी के इंटरेस्ट को भी प्रमोट, हर एक की, आप खुद भी फ्री हो और दूसरों को भी फ्री ही रखें। दिस इज व्हाट, आई थॉट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं हुए, फिर आपकी मर्जी है, बट दिस इज व्हाट द जनरल विल डिजायर्स जी। सो मैंने कहा जनरल विल वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। तो लोगों का इंटरेस्ट क्या था? दैट इंटरेस्ट वाज एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम, गिविंग देम फ्रीडम्स। लेट्स नाउ सी द implications। अब हम जरा implication पे जाते हैं जी। थैंक यू शाफे, थैंक यू। लेट्स सी द implications ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टली। क्या implications हैं? वन बाय वन चलते हैं। वन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था। दिस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड स्टेट। अच्छा, स्टेट कैसे बनी? कैसे स्टेट बनी? बिकॉज कल मैंने आपको बताया था, स्टेट का मतलब होता है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हायरार्किकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऐसे ही कहा था, डिड आई डिफाइन स्टेट यस्टरडे? किसी के पास पावर ज्यादा हो, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज का लफ्ज यूज किया था, तो यहां पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो गए। somebody got more power, but that was not a body, that was not a person who got more powers. Who got more powers? Who got more powers?
जनरल विल गॉट मोर पावर्स। जनरल विल के पास चली गई पावर्स, लोगों के पास नहीं कहना प्लीज, ये नहीं कहना लोगों के पास। देखिए मैं आपको पहले शुरू में कहा, वो चाहता था कि लोगों से ही तो छुटकारा पाना है। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में एक जुमला लिखवाया था और वो वर्ड्स में फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि स्टेट को कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया टू कंट्रोल अदर पीपल। इसको माफिया नहीं कहते मॉडर्न दौर में, माफिया स्टेट को इस्तेमाल करता है लोगों को लूटने के लिए। हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग स्टेट को इस्तेमाल करते हैं लोगों को लूटने के लिए। आई एम सॉरी बट आप जब सीएसआर करके एसीडीसी लग जाएंगे, आप स्टेट अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे लोगों को मारने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। वोंट यू डू दैट? अभी आप किसी को डिक्टेट क्यों नहीं करते वैसे बाय द वे? व्हाई डोंट यू डिक्टेट एनीबॉडी? आप एएसपी बन के क्यों करते हैं? व्हाई यू डू दैट? एग्जैक्टली वो पावर क्या है? स्टेट की। आप स्टेट की पावर को इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। मिस यूज नहीं, यूज ऑफ अथॉरिटी। मिस यूज हो या यूज हो, दिस इज, यू हैव अ स्टेट बिहाइंड यू एंड दैट्स द डायलेमा। दैट्स द डायलेमा। जनरल विल इज नॉट द पर्सन, इट्स द आइडिया। अभी मैं अरवा जो आपका सवाल मैं समझ रहा हूं बहुत अच्छी तरह, मैं अभी आपके सवाल पे 1 मिनट में बताऊंगा, अभी आऊंगा। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो स्टेट बन गई, अभी इस पॉइंट पे रहे, मैं अभी आऊंगा इसके ऊपर। इसको अरवा का सवाल में अगर रिफाइन करूं ना अरवा, तो आपका सवाल बेसिकली ये है, हु विल एक्सप्रेस द जनरल विल? इसको एनफोर्स कौन करेगा? एक्सप्रेस कौन करेगा बेसिकली? इस्तेमाल कौन करेगा? लेकिन उसमें मैं भी आऊंगा, 1 मिनट दीजिएगा, वो ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। स्टेट से स्टार्ट करते हैं। स्टेट बन गई बिकॉज एक अथॉरिटी चली गई, एक पावर चली गई, एक जनरल विल के पास। एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है बट जनरल विल गॉट द पावर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई और स्टेट एस्टेब्लिश हुई। इज इट अभी इस पे आ रहा हूं रफील, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आ रहा हूं। अगला पॉइंट, इज इट अ नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टेट? नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? ऑब्वियसली जी आर्टिफिशियल है। जबरदन के सेंस में सोच रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हाब्स और लॉक के नजदीक भी स्टेट आर्टिफिशियल थी या नेचुरल थी? तो कॉमन पॉइंट है तीनों थ्योरीज में कि तमाम के नजदीक स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एनीहो, थर्ड, हु इज सॉवरन? सॉवरन कौन है? थैंक गॉड, लोग ने किया, पीपल आर नॉट सॉवरन, जनरल विल इज द सॉवरन। जनरल विल इज सॉवरन नॉट द पीपल। अच्छा, यहां पे आप जनरल विल को यहां पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले जनरल विल को एक्सप्लेन कर दिया, यहां ना कीजिएगा। अगर यहां ना किया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वर्ड में लिख दिया जनरल विल, तो मजीद ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर यहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक जगह पे आपको जनरल विल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये लाजमी करिएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी। एक्सप्रेस दी जनरल विल, जनरल डिसाइड कैसे होगी? हु विल एक्सप्रेस इट? ये कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन आज भी हिस्टोरियंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अंदर मौजूद है। हु विल एक्सप्रेस इट? क्योंकि रूसो ने एक जुमला बोला, एंड लेट मी एक्सप्रेस इट। शायद जुड हार्मन ने शायद नहीं लिखा उस जुमले को, बट मेरा ख्याल में लिखा होगा, लेकिन शायद नहीं लिखा हुआ। किसी बच्चे ने कहा था मुझे कि नहीं लिखा हुआ, बट रूसो कहता है दैट जनरल विल, सुनिएगा, जनरल विल इज फॉर द पीपल, बट जनरल विल, रूसो कहता है जनरल विल मे बी द विल ऑफ द मेजॉरिटी और इट मे बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। अब मुझे बताइएगा, आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते? आई रिपीट दिस पॉइंट। उसने कहा जनरल विल कैन बी द विल ऑफ मेजॉरिटी और इट कैन बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। आसान लफ्जों में उसने कहा जनरल विल को मेजॉरिटी भी रिप्रेजेंट कर सकती है या इसको माइनॉरिटी भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ये मेजॉरिटी की विल भी हो सकती है और माइनॉरिटी की भी। हो गए कंफ्यूज? अच्छा, आप जरा सुनते हैं जी। ही डिडंट चूज स्पेसिफिक, उसने नहीं कहा, उसने छोड़ दिया। अब सुनिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अब थोड़ा सा रिलैक्स होके आपने अपने आप को जरा सोचिएगा। जरा चलते हैं अरिस्टोटल पे। ये पेपर में नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अरिस्टोटल पे चलते हैं। अरिस्टोटल में आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा
अरिस्टोटल की थ्योरी के अंदर जो गुड स्टेट्स थी वो कौन सी थी? अच्छी स्टेट, मोनार्की तो एक थी ना, पॉलिटी भी अच्छी थी, मोनार्की तो बेस्ट है, पॉलिटी भी है, और ऊपर जो थी अरिस्टोक्रेसी वो भी अच्छी थी, तीनों अच्छी थी ना, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, दे ऑल आर गुड वंस। उनमें से बेस्ट मोनार्की है, बट अच्छी तीनों है। बैड स्टेट्स कौन सी हैं, बुरी स्टेट्स कौन सी थी? टायरेनी है, डेमोक्रेसी है, और एक और भी थी, ऑलिगार्की भी थी। तो वो सेल्फिश इंटरेस्ट वाली सारी जो है वो बैड है, और जनरल इंटरेस्ट वाली गुड। अच्छा, अगला सवाल मुझे बताइएगा प्लीज, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। अब मेरे सवाल का जवाब, क्या स्टेट वो अच्छी होती है, पूरा सवाल सुनिएगा, क्या स्टेट वो अच्छी होती है जिसमें नंबर ऑफ रूलर्स डिसाइड किए जाए, या स्टेट वो अच्छी होती है जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की बिना पे अच्छी होती है, या नंबर ऑफ रूलर्स की बिना पे अच्छी होती है? स्टेट इज गुड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट। अच्छा, अब जो अच्छी स्टेट्स है, उसने कहा अच्छी स्टेट में एक बंदा रूलर भी हो सकता है, दो चार भी हो सकते हैं, और मैनी भी हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज इट वर्क्स फॉर एवरीबडीज इंटरेस्ट, इट्स गुड एज वेल, ये अच्छी है। इस इन सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स, जरूरी है कि सबके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक बंदा ही सोचे? इज इट नेसेसरी? और उसने जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बताया, तो उसने ये भी बताया कि हो सकता है एक सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी लोग सेल्फिशली सोच रहे हो। ये कहा ना उसने, उसकी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेजॉरिटी आर सेल्फिश, मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल्ड बट सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। अब रूसो की जनरल विल, क्या ये सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है या जनरल इंटरेस्ट को? जनरल इंटरेस्ट को प्रमोट करिए। अगर जनरल इंटरेस्ट को प्रमोट करी है, सबके इंटरेस्ट को प्रमोट करी है, तो जरूरी है कि उसको रिप्रेजेंट माइनॉरिटी ही करे या मेजॉरिटी ही करे? नो, इट मींस जनरल विल कैन बी द विल ऑफ द मेजॉरिटी, और इट कैन बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। हो सकता है एक माशरे के अंदर मेजॉरिटी लोग जनरल विल पे फॉलो कर रहे हों, और ये भी हो सकता है मेजॉरिटी तो सेल्फिश हो और कुछ लोग हों जो जनरल विल को प्रमोट करने वाले हों। दिस इज व्हाट ही मींस। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हो जाएगी? हु विल गवर्न? इट कैन बी एनी। सफीना, लोग तो होंगे, लेकिन लोग कौन? मेजॉरिटी, वन मैन रूल होगा, माइनॉरिटी का रूल होगा, मेजॉरिटी का रूल होगा? इट कैन बी एनी वन, as long as the rulers are promoting the general will interest, as long as people work under the general will, this is the legitimate government. Yes, Shafi, exactly. The people who will rule will act under the general will. जो भी कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, और वो इंटरेस्ट था फ्रीडम का, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, दैट गवर्नमेंट दैट प्रमोट्स द फ्रीडम। देयर मस्ट बी अ गवर्नमेंट, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। एक गवर्नमेंट जरूर होगी, वो गवर्न करेगी, लेकिन गवर्न का जो पर्पस होगा वो होगा लोगों की फ्रीडम। इट विल प्रमोट फ्रीडम, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे। अब देखिए, अब कंपेयर करें, लॉक की दफा बड़ा क्लियरली है कि डेमोक्रेसी होगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगी। और हाफ की दफा बड़ा क्लियरली है वन मैन रूल। यहां पे इट कैन बी एनीथिंग। इसीलिए कार्ल मार्क्स भी इस थ्योरी को यूज करता है, डिक्टेटर्स भी इसकी थ्योरी को यूज करते हैं, और डेमोक्रेसी वाले भी यूज करते हैं। हर कोई इसकी तशरीह कर लेता है। दिस इज हाउ इट वर्क। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में कॉमन लोग कहते हैं जी हमें क्या फर्क पड़ता है फौजी की हुकूमत हो या सिविलियन की हुकूमत हो, हमें तो अपने इंटरेस्ट से मसला है। चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करे, इस तरह की गवर्नमेंट हमें चाहिए।
need freedom. They need to be freed, and then to be freed from each other, and they need to be freed from the state. इसलिए